नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी और सफलताओं की कहानी में एक और कहानी जोड़ते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर नैनी तांडी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नैनी। थैंक यू सर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए थे और सीजीपीएससी उनका इंटरव्यू ले रही है और लगातार रिजल्ट्स भी देते जा रहे हैं। तो पाथ आईएएस एकेडमी ने इस बार विशेष मुहिम छेड़ी थी कि जिस भी विषय के छात्र होंगे हम उनको बढ़िया मॉक कराएंगे, उनकी तैयारी कराएंगे। तो इसी सिलसिले में छात्रों के परिणाम भी आते जा रहे हैं और विज्ञान को लेकर अक्सर छात्रों में एक भ्रम रहा है, एक डर रहा है कि पता नहीं इतना टफ सब्जेक्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि नैनी से बात करने के बाद ये जो भ्रम है, ये जो डर है, वो दूर होना चाहिए छात्रों का, क्योंकि विज्ञान विषय में छात्रों की रुचि कम हो रही है, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी कहती हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं नैनी से। और नैनी, मैं आपके स्कूल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा और आप कहाँ से हैं ये प्लीज बताइए दर्शकों को। मैं रायपुर से ही हूँ प्रॉपर। मेरी स्कूलिंग भी रायपुर से ही हुई है। मैंने 11th-12th सेंट विसेंट पैलोटी कापा से किया है। मेरा जो इंटरेस्ट है साइंस में, वो मेन बायोलॉजी ही मैंने लिया था, लेकिन जब वहाँ के टीचरों से मैंने पढ़ा तो मुझे केमिस्ट्री, जो मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, वो ज़्यादा ही मुझे जिस तरीके से वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाती थी। मतलब नाम लेना चाहेंगे? उनका नाम है मंजू पटेल। अभी वो लेक्चरर के पोस्ट में है, पहले वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आया। फिर उसके बाद मेरी जो कॉलेज मैंने की है, साइंस कॉलेज रायपुर से मैंने किया है, बीएससी बायोटेक मेरा था। लेकिन बायोटेक लेना हम लोगों के लिए ऐसा था, जो मेरे साथ या मैंने जितने लोगों ने, हम लोगों ने बायोटेक लिया, बस एक अलग सब्जेक्ट है, हम लोगों ने ये सोच के लिया। फिर बायोटेक करने के बाद, बीएससी करने के बाद मैंने केमिस्ट्री में एमएससी की, सेम कॉलेज से, साइंस कॉलेज रायपुर से। और साइंस कॉलेज रायपुर में रहते हुए ही मैंने ये मुझे पता चला कि हम एमएससी के बाद, एमएससी में ही मुझे ये चीज़ें पता चली कि हम एमएससी के बाद प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जा सकते हैं। वहाँ से हमको बाकी प्रोफेसर ने जो है वो गाइडलाइन दी एक तरीके से कि हम किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये इस तरीके से सिलसिला चला। फिर आगे मैंने 2015 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने कुछ साल ड्रॉप किया पढ़ाई को और मैं जॉब की तरफ चली गई। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट पढ़ाने में ही था। तो 2015 से ही मैंने पढ़ाया और 2017 में मैंने नेट की कोचिंग की हेम्स केमिस्ट्री पॉइंट से। वहाँ से 2017 में जब मैंने केमिस्ट्री के लिए जो नेट की कोचिंग की, फिर 2018 में मेरा सेट क्लियर हुआ। सेट क्लियर होने के बाद 2018 में मैंने साइंस कॉलेज में संविदा में केमिस्ट्री में ही पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद से 18 के बाद 19 में ही सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आया और मैंने वहाँ फॉर्म भरा और अभी कंटिन्यू मैं पढ़ा ही रही हूँ। अभी मैं शिवम एजुकेशनल एकेडमी रायपुरा में लेक्चरर के पोस्ट पे हूँ, वहाँ भी मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ। तो मेरे पढ़ाने का जो सिलसिला है वो अभी तक चल ही रहा है। और फिर बाद में इसकी तैयारी, पीएससी वगैरह की तैयारी, और मेरा 19 में भी सेट एक बार मैंने क्वालिफाई फिर से किया है। तो 2 बार देने की जरूरत क्यों पड़ी? सर 2 बार इसलिए मैंने दिया कि मैं अपनी तैयारी चेक करना चाहती थी, क्योंकि उसी टाइम पे ही नोटिफिकेशन आ गया था पीएससी का। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आने ही थे, तो वो मुझे ये बताता कि हाँ मुझे और कितनी तैयारी करनी चाहिए। ये इसलिए मैंने दोबारा सेट का एग्जाम दिया था। बहुत सारे छात्र आप सभी सेट की तैयारी करते होंगे या करना चाहेंगे। तो चलिए हम नैनी से पूछते हैं कि सेट की तैयारी में किन किताबों का आपको योगदान रहा या किस तरह से हम सलाह देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको। ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो, अगर आप केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री को हम तो 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो। तो इस तरीके से आप पहले चूज कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है और आपकी पकड़ कहाँ पे है।
अगर हम ये चूज कर लेते हैं तो हमारे लिए नेट सेट जो है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम चारों सब्जेक्ट पढ़ें तो वो मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का फिजिकल, कुछ लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है। तो वो उनके ऊपर है कि उनका कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सा पार्ट है जो स्ट्रांग है। वो ध्यान अगर उसमें देते हैं और उसके बाद वो सही डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी आती हैं। हम अब अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने 11th-12th की बुक से ही बेसिक चीजें निकालकर मैंने सेट निकाला है। अच्छा। मैंने कोचिंग जो किया वो हेल्प तो उस तरफ से तो हेल्प हुई है, लेकिन जब 11th-12th की एक स्पेसिफिक बुक है प्रदीप पब्लिकेशन करके। अच्छा। वो है मेनली नीट जेई के लिए। अच्छा। और मैंने जब नीट जेई का पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसी बुक से पढ़ाया है और मेरी तैयारी भी उसी बुक से ही मैंने की है। वो और हायर लेवल में अगर जाना है तो आप कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं बोलूं तो जेडी ली की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, वो पढ़ी जा सकती है। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक था, तो मैंने उस पे ज्यादा ध्यान दिया। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अगर आप ध्यान देते हो तो आसानी से आपका वो निकल सकता है। सेट में कुल क्वेश्चंस कितने आते हैं केमिस्ट्री के? सर 50 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के ही। एमसीक्यू टाइप? ये बिल्कुल सर, एमसीक्यू टाइप। और सेट का एक बेनिफिट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा। जैसे नेट में जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग उसमें रहता है, तो अगर आप उसमें करते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाती है। लेकिन सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं है तो हाँ, किया जा सकता तो है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी डाउट है कि ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है तो आप सोचिए मत, आप लगा दीजिए वहां पे। तो उससे आपका ये रहेगा कि हाँ नेगेटिव हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मार्क्स उसके नहीं कट रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 4 सेक्शंस आपने कहा कि केमिस्ट्री को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो चारों ही सेक्शन से क्वेश्चंस आते होंगे? जी हाँ, चारों सेक्शन से आते हैं सर क्वेश्चन। कोई पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा कवर करता हो? नहीं सर, चारों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं नेट की बात करूं तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा जनरल एप्टीट्यूड का होता है, सेकंड केमिस्ट्री ही होता है बट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ। और जो थर्ड होता है सी पार्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पहले 75 क्वेश्चन आते थे उसमें, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 60 क्वेश्चन दे दिया गया है। मीन्स इनऑर्गेनिक, यस सर, नेट की बात। तो उसमें 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होंगे, 20 ऑर्गेनिक के होंगे और 20 फिजिकल के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा। तो वो आपके ऊपर है, आप 60 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। जी। आपको इनऑर्गेनिक करना है, वैसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ आप इनऑर्गेनिक ही अटेम्प्ट कर सकते हो या ऑर्गेनिक। आप ओवरऑल पूरा सी पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जिसमें तैयारी है आप उसमें दे दीजिए, फिर ऐसा है। तो ओवरऑल छात्रों के लिए इन किताबों से नेट सेट दोनों निकल सकते हैं, जो लिस्ट आप कह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर, निकल सकते हैं। जी हाँ, मैंने तो स्टडी नेट सेट की पढ़ाते हुए की है। जैसे बोलते हैं कि हमको पूरा टाइम देना चाहिए, मैंने नहीं दे पाया, इसलिए शायद नेट अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। लेकिन वही है कि मैं अपने काम के साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी, मैं पढ़ा भी रही थी, एक कोचिंग में भी मैंने पढ़ाया है नीट जेई का। तो वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि हम जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हमको पढ़ाना होता है तो हम थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमको किसी को समझाना है। और स्टूडेंट के अगर हम आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर वो हमारे लिए ही है कि अगर हम इतना पढ़ चुके हैं और उसके बावजूद हम नहीं बता पा रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ कमी है, ये आ जाती है। तो पढ़ाते हुए जब मैंने ये सारी चीजें की तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट हुआ उस चीज का। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है धीरे धीरे, और हिम्मत हारना नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा कभी लगा कि केमिस्ट्री बहुत टफ पढ़ रहा है और मैंने फालतू में ये सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा किसी पॉइंट पे लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपका है उस सब्जेक्ट में तो वो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने क्यों लिया। जी।
तो वो इंटरेस्ट मेरा 11th से ही था कि मैं केमिस्ट्री में आगे ही बढ़ूं, लेकिन वही था कि 11th में मुझे वो स्टार्टिंग में एक क्रेज रहता है कि नहीं हमको डॉक्टर ही बनना है। अगर हम उस फील्ड में नहीं जा सकते हैं तो बहुत सारी फील्ड है जहां हम जा सकते हैं अगर हमने साइंस लिया है तो। जी जी। केमिस्ट्री के आधार पे नैनी साइंटिस्ट बनने के रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे हैं सर। या फिर रिसर्च स्कॉलर हम बन जाएं या फॉरेन भी जाने के मौके होंगे आपके पास। तो जो छात्र 12वीं में अब करियर बना रहे हैं, लाइक 11वीं 12वीं में, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो चलिए एक रास्ता हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको क्या समझ में आता है कि ये भी रास्ते हैं सर और जा सकते हैं? सर बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने JRF क्लियर किया है, वो अभी रिसर्च के फील्ड में है, और यहाँ नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, वो बाहर भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जगह पे हैं जी। कई कुछ ऐसे सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं जो IIT में भी हैं जी जी। तो वो उसके थ्रू अपना जो रिसर्च का फील्ड है वो उसमें जा रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट उनमें है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री के थ्रू हम तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च फील्ड हैं जहाँ जा सकते हैं जी जी जी। और जो छात्र ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला करियर अपनाते हैं उनके लिए तो रास्ता क्लियर है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोगों को परेशान करती है, तो क्या वो 11th-12th के NCERT पढ़ना उनके लिए एडवाइजेबल है? बिल्कुल सर, NCERT बहुत हेल्पफुल है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमको केमिस्ट्री का नॉलेज देता है। लेकिन वही है कि पहले जो स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री की, जो मैं खुद बच्चों को बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमको केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी हमको टफ पड़ता है। बोला बस जाता है कि केमिस्ट्री इजी है, जैसे फिजिक्स जो मैथ्स वाले हैं कि नहीं उनको केमिस्ट्री हार्ड लगती है, बायो वाले भी ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्टार्टिंग में उसके टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हमको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और या उस वजह से हमको वो चीजें समझ में नहीं आती। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो मुझे 1 महीने तक, मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि 11th में 1 महीने तक मुझे केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आई थी, जबकि मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे जी। लेकिन वही था कि शायद या तो मैं ध्यान नहीं देती थी या वो मुझे उस टाइम पे टफ लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें समझ में आती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। वो आपको टफ नहीं पड़ेगा, वो इजी हो जाता है। वही बोलते हैं ना कि पढ़ते रहो तभी चीजें समझ में आती है। अगर कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रही और हमने छोड़ दिया तो वो बाद में भी समझ में नहीं आएंगी, ऐसा होता है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो या फिर PSC जैसे एग्जाम्स की बात हो। सेल्फ स्टडी को किस तरह से आपने प्लान किया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाया? सर सेल्फ स्टडी तो अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं पढ़ा रही थी तो मेरा ये ज्यादा फोकस रहता था कि जो मैं पढ़ाऊँ वो मैं खुद पढ़ूँ, ऐसा कि मुझे दोबारा उसकी जरूरत ना पड़े जी। क्योंकि अगर मुझे पता है कि यही केमिस्ट्री तो मुझे 11th में भी पढ़ानी है, यही केमिस्ट्री मुझे कोचिंग में भी पढ़ानी है, और वही केमिस्ट्री मुझे खुद पढ़नी है, वही बेसिक चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, थोड़े से हायर लेवल की रहेंगी, लेकिन वो बेसिक ही मैं पहले क्लियर कर लूं वहां से। तो वहां से जब मैं अच्छे से पढ़ लूं सेल्फ स्टडी करके, है ना, खुद से पढ़ने के बाद ही वो सारा मेरा क्लियर हो पाया था। अब वो शेड्यूल आपके ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है कि हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं तो होगा, क्योंकि इतना टाइम अब जिस तरीके से देखा जाए तो इतना टाइम हमको नहीं मिलता है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, अदर वर्क भी होते हैं। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो वो 2 घंटे आपका फोकस सिर्फ उसी में रखिए, उससे ज्यादा आपको नीड भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने तो MSc किया है, तो हम लोगों का तो केमिस्ट्री ही है और हमको कुछ और पढ़ना भी नहीं है, तो वो चीजें तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। कम से कम वो 2 घंटे जो फोकस हमको चाहिए हम उस पे लगा दें। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट के लिए जाते हैं या बड़े पदों के लिए आप प्रयास करते हैं तो फोकस एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बारे में आप सभी समझते जानते हैं। लेकिन देखिए, यदि उसको किसी व्यक्ति ने इम्प्लीमेंट किया तो परिणाम आपके सामने है कि वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। और लक्ष्य की क्लैरिटी या स्पष्टता के बारे में कहूँ तो शायद आपको बहुत पहले क्लियर था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। क्या कभी सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए आपने सोचा या किसी और करियर के बारे में सोचा? जैसे मैंने आपको बताया कि 11th-12th में मेरा डॉक्टर का था, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई।
लेकिन जब बाद में कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वो प्रोफेसर जो एक रहता है रिस्पेक्ट प्रोफेसर के लिए, तो एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि हाँ ये कैसा बना जा सकता है। और मेरा शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए ही मैंने कोशिश किया कि हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्शन में जाऊं। जैसे जैसे मुझे पता चलता गया तो मैं उस वे में जाती गई और कहीं ना कहीं आज मंजिल मिल ही गई है। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा इंटरव्यू किस तरह का आपका रहा पीएससी में, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लें। बोर्ड कौन थे और किस तरह के सवाल आपको पूछे गए? बोर्ड में जो मेंबर्स थे वो 3 मेंबर थे, एक पीएससी मेंबर थे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। पीएससी मेंबर कौन थे, नाम याद है? सर जहां तक मुझे पता है वो सोनवानी सर ही थे। तो एक पीएससी मेंबर में वही सोनवानी सर थे और 2 प्रोफेसर थे जिन्हें तो मैं जानती नहीं, लेकिन 2 प्रोफेसर थे, सीनियर प्रोफेसर थे वो। तो जैसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट, हाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही थे। तो जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बेसिक चीजें वहां पे आपको अच्छे से कंफर्टेबल पहले करवाया जाता है। कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू में तो आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे आपको कंफर्टेबल ही करवाया जाता है। जैसे मुझे कंफर्टेबल करवाने के लिए पहला क्वेश्चन यही था, क्या आप रायपुर से ही हैं? तो मैं प्रॉपर रायपुर की ही हूँ। फिर उनका था कि आप कहाँ कहाँ गई हैं रायपुर के बाहर, रायपुर से बाहर कहीं गई हैं या नहीं गई हैं? तो जैसा कि मैं कहीं गई नहीं हूँ। उनका क्वेश्चन था कि क्या कॉलेज वाले आपको नहीं लेके जाते? तो कॉलेज वाले अगर लेके भी जाएंगे तो वो रायपुर के ही एरिया में लेके जाते हैं। हाँ, वो ज्यादा दूर वगैरह नहीं लेके जाते, तो वो भी वहीं पे हो गया। तो उनका पहला ही क्वेश्चन ये था कि आप ऐसे रायपुर के 10 घूमने वाली जगह के नाम बताइए। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले तो 3 मॉल्स के नाम बता दिए। क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि अगर हमको कहीं कोई आया है बाहर से, उनका ये भी था कि कोई बाहर से आया है 2 दिन या 3 दिन के लिए, तो आपको 10 जगह घुमानी है। बहुत बढ़िया। 10 ऐसे प्लेस बताइए जहां आप घूम सकते हो। तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि रायपुर है, डेवलप सिटी हो चुकी है अब, तो हम मॉल्स पहले जाते हैं। बाकी जगह जाएं या नहीं जाएं, लेकिन मॉल्स पहले जाते हैं। तो मैंने 3 मॉल बताए। उन्होंने वो पहले ही बोल दिया कि जरूरी है आप 3 मॉल ही जाओ, 1 मॉल भी जा सकते हैं। तो उन्होंने एक ही मॉल को काउंट किया। फिर मैंने मुक्तांगन बताया, फिर एनर्जी पार्क बताया। तो ऐसे 2-4 पार्क ही चले। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम इसमें से 3 ही कंसीडर करेंगे। बड़े बड़े जैसे कि मुक्तांगन हो गया, जंगल सफारी हो गया, एनर्जी पार्क, तो इन्होंने वो 3 को ही कंसीडर किया। फिर उसके बाद तो ये 4 ही हुए। उसके बाद मैंने कुछ मंदिरों के नाम बताए। तो मंदिरों को तो उन्होंने कंसिडर कर लिया जितने मैंने नाम बताए। तो वो भी फेमस मंदिर थे, तो मैंने वो फेमस मंदिरों के नाम बता दिए। फिर भी उसमें बोलते हैं कि नहीं, अभी भी हम सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप कुछ और बताइए। तो उसमें उसी लाइन में मैंने ये बोला कि सर हम नालंदा परिसर घूम सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो नालंदा परिसर ऐसा व्यक्ति क्यों जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव से आया है? इसका आंसर वहां पे देना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बोला सर पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो ऐसी जगह है जहां जाना, घूमना, एटलीस्ट एक बार देखना कि परिसर होता कैसे है। नालंदा परिसर जो एक लाइब्रेरी जो 24 घंटे चलती है, उसको देखना कि लाइब्रेरी होती कैसी है। एक्चुअली में लाइब्रेरी अभी बनी है, कुछ सालों में ही अभी बनी है, तो हर कोई वहां एंट्री नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने वो बोला। फिर उन्होंने पहले कंसिडर नहीं किया था उस चीज को, नहीं हम नहीं देखेंगे, नहीं उसको, जब वो अनपढ़ है या गांव से आया है तो वो क्या करने जाएगा। तो जब मैंने उनका आंसर जो था उसको मैंने जस्टिफाई किया, जो मैंने दिया था, तब उन्होंने उस चीज को कंसिडर किया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने महादेव घाट बताया। तो उन्होंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जैसे महादेव घाट अगर आप बोल रहे हैं, महादेव घाट में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो सबसे पहले लक्ष्मण झूला ही निकलता है। भले ही वहाँ मंदिर है भगवान शिव का, लेकिन वो नहीं निकलता। तो जो लक्ष्मण झूला है मैंने वो बताया। तो और क्या चीज है वहाँ? तो फिर मैंने बताया शिव मंदिर है, हटकेश्वर शिव मंदिर है, वो है। तो फिर जाके मैंने लगभग 20 ऐसी प्लेसेस बताई हैं रायपुर के घूमने वाली। उसमें से उन्होंने सिर्फ 9 काउंट किया। अच्छा, 9 ही, 1 बच गया। तो उन्होंने बोला जब आप रायपुर किसी को लेके आए हो तो क्या आप घड़ी चौक नहीं लेके जाओगे? अच्छा। वो एक्चुअली में हमारे दिमाग में ये रहता, वो तो एक चौक है, हम क्यों कहीं लेके जाएंगे? तो वो सिर्फ उस चौक को ही उन्होंने, उनका वो सुनना चाहते थे कि मैं कब घड़ी चौक बोलूं। तो ये इस तरीके से आपको वो बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि हाँ आप जानते हैं या नहीं, ऐसा हुआ था।
सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के थे? बहुत टेक्निकल थे या? मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए वो टेक्निकल नहीं थे, मैं ये बोल सकती हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अपने सीनियर जूनियर और अपने क्लासमेट से पूछा, उनको बहुत सारे क्योंकि अगर आप रिसर्च फील्ड से हो, अगर आप इसी केमिस्ट्री से रिलेटेड जॉब में हो, लाइक केमिस्ट के जॉब में, तो आपको टेक्निकल पूछा जाएगा। और मैं एजुकेशन से ही थी, तो जैसा मेरे प्रोफाइल में लिखा हुआ था, है ना, तो वो एजुकेशन से ही रिलेटेड लेवल के क्वेश्चन थे या MS वो 11-12 लेवल के ही थे वो। एक्चुअली में वहाँ पे जो मेरा टेस्ट हो रहा था, मुझे जो लगा वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। अच्छा, नॉलेज? हाँ, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था वो 11-12 बेस्ड था। जैसे कुछ एक सवाल, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था क्वांटम नंबर, जो हम 11th में पढ़ते हैं। अगर अभी मैं किसी 11th की स्टूडेंट से पूछूं तो वो तुरंत उठ के बता सकते हैं, ऐसा था। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था, थोड़े हायर लेवल में आ गए थे कि लिगेंड क्या होते हैं, वो है 12th का पार्ट, लेकिन वो धीरे धीरे वो बढ़ा रहे थे उनका कि हेप्टिसिटी क्या होती है। तो ये हुआ ये। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल उन्होंने पूछा कि अगर एक सॉल्ट एनालिसिस होता है तो रेडिकल टेस्ट हम करते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा क्वेश्चन मुझे। तो पहला क्वेश्चन ये था उससे कि जो लेड है वो फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और सेकंड ग्रुप में भी आता है, ऐसा क्यों? तो मुझे उसका आंसर पता था, क्योंकि मैं 11th-12th भी पढ़ा रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी कर पा रही हूँ, तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर यहाँ तक फर्स्ट वाले जो सर थे, जो एक्सपर्ट थे, उनका क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर सेकंड एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा, अच्छा आप बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कभी कभी हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं, और वहाँ मेरे साथ हो रहा था वो चीज के लिए। तो मैंने उनको बताया, तो बोलते प्रॉपर डेफिनेशन बताइए। फिर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताया। ये इस तरीके से चला। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एनर्जी से रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे वो मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। जैसे उन्होंने पूछा था लाइट और एनर्जी में मेन डिफरेंस क्या है। तो लाइट और एनर्जी में जो मेन डिफरेंस है, लाइट जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है हमारे पास, लेकिन जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। जब मैंने ये आंसर दिया तो सर ने कहा कि नहीं, आप शायद मिक्स कर दिए हो। तो मेरा आंसर था, सर मैंने यही पढ़ा है, शायद हो कि आप मुझसे ज्यादा जानते हो। मैंने बस इतना ही कहा उनसे। तो बस उसके बाद वो बोले कि ठीक है, बस इतना ही था। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, आपकी तैयारी अच्छी है और बातचीत से समझ में आ रहा है कि आपसे वहां पर केमिस्ट्री में रिसर्च लेवल का वर्क नहीं पूछा जा रहा है, बट हाँ बेसिक्स हर सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हमको समझ में आ रही बातें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो लोग भी इंटरव्यू देना चाहते हैं या आने वाले दिनों में आप तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन मुद्दा है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स पर कमांड होना चाहिए। क्योंकि किसी भी वक्त वो कोई ऐसा सवाल कर लें जो बिल्कुल अपडेटेड हो। क्या नहीं कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस थे, लाइक रिसेंट रिसर्च या किसी? सर जैसे कि मुझसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो मैंने अपने बाकी लोगों से पूछा जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे करंट के भी पूछे गए हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। अच्छा, वो छत्तीसगढ़ के बारे में करंट अफेयर्स? तो केमिस्ट्री से जुड़ा कोई करंट अफेयर्स, लाइक किसी रिसर्च के बारे में या नोबेल प्राइज के बारे में? ऐसा मुझसे तो और मैंने किसी और से भी नहीं सुना। रिसर्च के फील्ड में अगर हैं आप, जैसे अगर रिसर्च कर रहे हैं या आपका रिसर्च हो चुका है, तब वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपका रिसर्च नहीं है तो वो उससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स का कैसा कैलकुलेशन है, आप समझा पाएंगे अभी? सर जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे रिटर्न के मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जी, लेकिन मेरे नीचे जो थे उनके रिटर्न के मार्क्स मुझसे अच्छे थे जी। लेकिन जब मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिला, कहीं ना कहीं कई लोगों से मुझसे 10 या 15 नंबर ज्यादा मार्क्स मिल गए, तो वो क्रॉस करते हुए मैं आगे चली गई। तो इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है कि इंटरव्यू के मार्क्स भी हम सोचते हैं कि मायने नहीं रखते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स इंक्रीज कर जाता है और आपका पोजीशन अप कर देता है। ये होता है। नहीं, इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि केमिस्ट्री आज भी लोगों के मन में कि बहुत हैवी सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, इसको आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए स्कूल लेवल पर? अब चूंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब स्थापित हो गई हैं आप, है ना, ऑलरेडी ठप्पा लग गया, आप पहले भी टीचर थी और आपके अंदर वो टीचिंग क्वालिटीज हैं, उसके बावजूद भी क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंट हो ताकि बच्चे साइंस पढ़ने के लिए मोटिवेट हो? सबसे पहले तो ये सर कि हम अपना सिलेबस ही अपग्रेड नहीं कर पाते हैं।
ओके। सिलेबस अपग्रेड करने का मतलब ये है कि ठीक है आप बुकिश नॉलेज दीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ना एग्जाम्पल बुकिश देते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल हो जाइए। अगर आप डिजिटली, मतलब जो हम चीजें देखते हैं ना वो जल्दी समझते हैं, यही बोला जाता है। तो हमारे स्कूल में जैसे है कि हम दिखा सकते हैं बच्चों को हर तरीके से कि किस तरीके से कौन सा वर्क करता है। सिर्फ 2D अरेंजमेंट हम दिखा पाते हैं, लेकिन अगर उसको हम 3D बहुत अच्छे से दिखा दें तो वो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। तो मैं अगर बोलूँ तो मेरी 40% क्लासेस जो होती हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और कई चीजें तो मैं प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल ज्यादा है केमिस्ट्री में, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ प्रैक्टिकल से ही समझा सकते हो। आप कितना भी बोल लीजिए बच्चे समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उनको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाओगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज वो समझ तो गए हैं, लेकिन अगर आप उसको दिखा देंगे ना कि हाँ ये यहाँ से यहाँ कलर चेंज हो रहा है, बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो वो अगर हम करें तो बच्चों को वो डर भी नहीं रहेगा और चीजें जल्दी समझ में भी आएंगी। बहुत बढ़िया। अभी जैसे हम समझना चाहें 6th के बाद केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई जाती है हमारे स्कूलों में, तो 6 to 12 का जो दायरा है उसमें हम यदि डिजिटल कंटेंट इन्वॉल्व कर दें स्कूल में तो मुझे लगता है काफी कुछ साइंस बहुत सर, बहुत इम्पैक्ट उसका बहुत अच्छा पड़ता है सर। जी जी। जैसे हमारे टीचर्स हैं जो जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो वो भी कोशिश करते हैं कि कम से कम उनकी 5-6 क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि उनको वो बच्चों को दिखेगा। और हमारा यही रहता है कि हाँ हम करें तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर स्कूल वाले भी बैठे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो किस तरह से एजुकेशन में रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। नैनी, इसी बीच मैं शेयर करना चाहूँगा, जापान में वहाँ की सरकार ये करती है कि जो सीनियर लेवल के जो टीचर्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हें वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग बेहतर हो जाए। तो इस तरह से शायद हमारे देश को भी आवश्यकता है, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में। साइंस कांग्रेस होता है, इंडिया का साइंस कांग्रेस होता है हर साल, तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि हम शायद चाइना से भी पिछड़ रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में और साइंस में बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्कूल एजुकेशन है वहाँ पर साइंस को बेहतर और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ले जाने की आवश्यकता है। और जैसा हमने देखा कि करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि स्कूल में यदि किसी सब्जेक्ट को आसान बनाकर पढ़ाया गया है तो आप देख पाते हैं कि परिणाम किस तरह से सफलता में हमको दिखाई देती है चीज़ें। तो ऑब्वियसली स्कूल लेवल पर यदि हम एम्फेसाइज करें कि बेहतर ढंग से आसान करके पढ़ाया जाए तो ज़रूर ऐसा होगा। नहीं, कोई ऐसी योजना कि कभी स्कूल के बच्चों को इंटरेक्ट किया जाए, आपके मन में आता है कि हाँ मैं केमिस्ट्री को आसान बनाकर? बिल्कुल सर, ये तो होता ही है, क्योंकि मैं बता दूं जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी केमिस्ट्री से ही हैं। तो उनका जो नॉलेज है बहुत ही ज्यादा अच्छा है सर, मतलब उनसे सीखने बहुत मिलता है। बहुत बढ़िया। वो ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं जो शायद अब उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, जी। तो वो ऐसी चीजें बता देते हैं जो मुझे पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम उनसे सीख ही रहे हैं। जी। और वो ऐसी आइडिया देते हैं कि अगर मैं उसको अपने डेली लाइफ में ला लूं तो और केमिस्ट्री इजी हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो उनके थ्रू ही जो वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो मुझे बताते हैं, वो अगर किसी चीज को मुझे करने बोल रहे हैं कि मैम आप केमिस्ट्री में ये चीजें कीजिए, बच्चों को ये सिखाइए, आप इस तरीके से उनको बताइए, तो उनका असर मुझ पे वहां से ज्यादा पड़ा है। बहुत बढ़िया। तो वो जब बताते हैं, और ये मुझे डिजिटल मीडियम का जो था वो मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने ही मुझे बोला कि मैम आप डिजिटली पढ़ाइए बच्चों को। अभी हम इस कोविड के सिचुएशन में हम पढ़ रहे हैं डिजिटली, लेकिन पहले से ही हमारे स्कूल में ऐसा था कि आप पहले वहां से करवाइए, वहां से करवाइए। तो जब उन्होंने बताया तब मैं सीखी हूँ, और कहीं ना कहीं आज मैं अपने स्टूडेंट को बता रही हूँ। ऐसा हो रहा है सर। हमारे दर्शकों में बहुत सारे छात्र गांव से भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, जहां पर कॉलेज की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और फाइनली बीएससी के लिए, एमएससी के लिए रायपुर आना पड़ता है। उन छात्रों को क्या आप गाइड करना चाहेंगे कि यदि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो बिना कोचिंग के, तो क्या हमारे सजेशन है, कहाँ से वो शुरू करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए? आई मीन सेट निकालना है उनको, तो कहाँ से 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ें या 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ें? प्लीज गाइड करें। 6 to 12
तो नहीं बोलूंगी, लेकिन 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है जी। उसमें जितना अच्छे तरीके से समझाया गया वो जो बुक है जी। वही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप अगर नीट जेईई की भी तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है उस चीज में, तो अगर आप अच्छे से उस बुक को ही पढ़ रहे हैं तो आपका नीट जेईई भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो भी आपको पहले तो वही बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप हायर लेवल की केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो आप पहले वहीं से तैयारी करें 11th-12th की एनसीईआरटी से ही। जी। उसके बाद आप हायर क्लासेस की पढ़िए, क्योंकि वही चीजें बीएससी में भी होती हैं और वही चीजें एमएससी में भी होती हैं, बस थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये भी आपको एक मार्गदर्शन मिल गया कि कैसे हमको शुरू करना है। एनसीईआरटी बहुत लाभदायक किताबें हैं। तो इसके अलावा नहीं अब मैं मेरे सवाल की पाथ से कैसे जुड़ना हुआ और पाथ में जो मॉक चले उनका कितना बेनिफिट आप उठा पाई? पाथ का मॉक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा जी। सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू था वो सीजीजीएस का हुआ था। जी। जीएस का इंटरव्यू होने से मुझे ये पता चला कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानती हूँ, सिर्फ बुकिश नॉलेज है जो बुक में लिखा हुआ है, पर इंटरव्यू था वो बुकिश नॉलेज आपका कितना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो नॉलेज नहीं देख रहे थे। आप और क्या क्या चीजें जानते हैं ये सारी भी चीजें देख रहे थे। तो वहां से मुझे पता चला कि नहीं, मेरी स्टडी अभी इंटरव्यू के लिए नहीं है। फिर यहाँ मुझे धर्मेंद्र सर से धर्मेंद्र सर से इंटरेक्शन के बाद जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो जीएस के बारे में मुझे थोड़ा सीजीजीएस के बारे में और पता चला। उन्होंने बताया कि आप इस पोर्शन से पढ़िए, यहाँ से पहले स्टार्ट कीजिए। जो था वो मेरा खुद का बायोडाटा था, बहुत बढ़िया, वो पहले क्लियर होना ज्यादा जरूरी था। जैसे अगर मैं पहले बोलूं तो हम अपने नाम का ही एक तरीके से मीनिंग पता नहीं रहता जी। तो वहां से स्टार्ट होता है। तो वहां से मुझे स्टार्ट करवाया गया कि पहले आप अपने नाम का अर्थ पता करिए, नाम का अर्थ पता कीजिए। शायद ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स के नाम में कुछ हो, वहां से पता करिए। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे रायपुर के बारे में पता करना था जो बहुत जरूरी थी। रायपुर में स्टडी से रिलेटेड हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि आप अपने स्कूल के बारे में पूरा स्टडी कीजिए, स्कूल क्या है, किसके नाम पे है, क्या है उसका मेन मोटिव क्या है। जैसे मेरा स्कूल जो है वो एक चैरिटेबल स्कूल है, तो मुझे उसके बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे एमएससी तक क्लियर नहीं था। हाँ, पता था कि चैरिटेबल स्कूल है वो, लेकिन किसके नाम पे है, वो क्या थे, वो कौन थे, वो हमको नहीं पता होता है। तो वो चीजें सर ने बताई कि पहले आप वहां से पता कीजिए। फिर कॉलेज के नाम से रिलेटेड हुआ, फिर कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ, कॉलेज में और अदर सब्जेक्ट्स क्या हैं, बाकी कॉलेज की एक्टिविटीज क्या हैं, वो सारी चीजें फिर मैंने स्टडी की। फिर उसको स्टडी करने के बाद मैं रायपुर पे आई। फिर रायपुर से रिलेटेड चीजें पहले मैंने स्टडी की कि रायपुर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फेमस हैं। जैसे कि मुझे तो वही पूछा गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ महादेव घाट बोल देने से बस नहीं होता, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अंदर जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो मंदिर किसने बनाया, ये भी हो सकता है, तो वो भी हमको पढ़ना पड़ा। फिर उसके बाद जब हमने मैंने जो अपने एरिया की स्टडी करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ जो जीएस है उस पे मैं उसकी पढ़ाई की, जो मैं पहले से कर रही थी। तो जब उसकी ये और आपका छत्तीसगढ़ जीएस जब स्ट्रांग हो जाता है तब आप कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। बहुत बढ़िया। फिर करंट अफेयर होते हैं। तो करंट अफेयर मुझसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो बाकी मेरे फ्रेंड्स बताते हैं जैसा कि उनको योजनाएं भी पूछी जा रही थी। जैसे अभी जो नई योजनाएं है, तो वृक्षारोपण, जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना है, पता जरूर है, लेकिन क्यों है, किस लिए है, ये भी पता है। हाँ, कम पढ़ते हैं तो वो नहीं पता हो पाता। तो वो चीजें भी पढ़ना अभी की डेट पे जरूरी है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं और हम छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं, और तो उसको पढ़ना अभी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री में जो इंटरेक्शन हुआ प्रोफेसर्स के साथ, वो कैसा रहा ओवरऑल? तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे उनके 15 क्वेश्चन टोटल थे, मैंने काउंट किया 15 क्वेश्चन थे, और 12 मिनट का कुछ मेरा इंटरव्यू चला था।
तो 15 क्वेश्चन में ऐसे थे कि वो बेसिक ही थे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहीं अटक रही हूँ, जैसे मुझसे पूछा गया कि टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी से मिलकर बनी होती है। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोगों को मैंने नाम बताना स्टार्ट किया, तो वो बोलते हैं नहीं, आप टोटल हैं कितनी ये बता दीजिए। अच्छा, तो उस टाइम पे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो रहती है, एग्जैक्ट नंबर, वो याद नहीं था मुझे। तो बोलते हैं आप काउंट कर लीजिए। उन्होंने मुझे टाइम भी दिया। अच्छा। मतलब वो आपको पैनिक होने नहीं देते हैं कि आप एकदम घबरा रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेंड लोगों ने भी कहा कि हम घबरा रहे थे, तो वो उस माहौल को ठंडा करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप पैनिक हो रहे हैं वहाँ पे, या फिर आपको एकदम प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने, सफलता की जब बात आती है तो छोटी छोटी मेहनत कितनी मायने रखती है, और वो हम देख पा रहे हैं कि नैनी ने हर चीज़ों को जोड़ा और ध्येय स्पष्ट रखा, लक्ष्य स्पष्ट रखा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और शायद वो सिविल पर भी नहीं जाना चाहती। सिविल सर्विसेज अमूमन होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर या आईएएस की तैयारी में भी जुट जाते हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं देख रही हैं वो। शी इज़ हैप्पी विद असिस्टेंट प्रोफेसर, और अच्छी बात है। अच्छे शिक्षकों की कमी है हमारे देश में, तो ऑब्वियसली कॉलेज लेवल पर हमें अच्छे छात्र चाहिए। तो चलिए, भविष्य में भी हम सोचेंगे कि नैनी आप लोगों के मार्गदर्शक के तौर पर कभी ना कभी आपसे मुलाकात करें। जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे तो मॉक नैनी से ही हम लोग करा देंगे। नैनी, बहुत सारे ग्रामीण स्तर के छात्र जो हैं वो सुविधाओं की कमी के कारण उनका टैलेंट सामने नहीं आ पाता। तो मैं अंततः एक मैसेज आपकी ओर से चाहता हूं कि क्या वो ऐसा करें जिससे वो बने रहें अपने लक्ष्य के साथ और डीमोटिवेट ना हो। सर, ये ग्रामीण स्तर और जो शहरी स्तर है वो मैं नहीं बोलना चाहूंगी। सुविधाओं के, हाँ, सुविधाओं के बेस पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ जो जिन्होंने केमिस्ट्री में टॉप किया है वो शहर से नहीं है, वो गांव से है, और वो मेरे ही क्लासमेट है। बहुत बढ़िया। तो वो है गांव से, पर वो आपके ऊपर है कि आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को कितना बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने उससे ही सीखा है एक तरीके से कि अगर आप में नॉलेज है तो आप कहीं भी रहो, आप टॉप ही करोगे। बहुत बढ़िया। तो वो उनके साथ वही हुआ है। बहुत बढ़िया। उससे ग्रामीण और शहरी और सुविधाओं की कमी बस बोलने की चीजें हैं सर। बहुत बढ़िया। वो अगर आप में है जज्बा कि आपको ये बनना ही है जी, तो कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आपकी मेहनत वैसी है जैसा कि उस फील्ड को चाहिए जी, तो आप पक्का आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। बहुत बढ़िया। अब ये था कि हमारे में तो काफी टाइम लग गया इंटरव्यू और ये एग्जाम होने में। नहीं तो जैसे जो बाकी एग्जाम्स होते रहते हैं वो तो हर साल के लिए होते हैं। बस एक बार आप मेहनत कीजिए, आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर मैसेज यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, लगन है, आपकी चाहत है, तो आप कहीं से भी निकल कर आएंगे। संसाधनों की कमी तो नहीं है, कम से कम बहुत सारी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं खुली हुई हैं, निःशुल्क किताबें हैं वहाँ पर, थोड़े बहुत चार्जेस पर अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती हैं, मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ घर बैठे या आराम से बैठे बैठे नहीं मिल सकती, आपको निकलना तो पड़ेगा। अब आपको देखना है कि वो लक्ष्य आप क्या चाहते हैं और किस तरह की मेहनत रिक्वायर्ड है। अदरवाइज जो ठान ले उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी बात की कमी है। तो नैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको केमिस्ट्री के रूप में जाना जाए कि केमिस्ट्री को आसान बनाना है तो नैनी को बुला लीजिए। इस तरह से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपका नाम प्रचारित हो। और पात की टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और पात के पूरे सदस्यों की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपके परिवार को बधाइयाँ, और समाज और देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और शिक्षा में हम सब मिलकर कुछ बेहतर कार्य करें, ऐसी मेरी कामना है। तो आज आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।